हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन यू को देखते हैं। डॉक्टर उसे बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। ये सुनकर उसे चक्कर आने लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि यू एक कॉलेज स्टूडेंट है जो रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अपने विलेज से सिटी में आई है। वो एक होटल के सामने वेटर की जॉब की नोटिफिकेशन को देख रही होती है। तभी वहाँ लग्जरी कार आती है जिसमें से हमारा हीरो फू शुएन निकलकर उस होटल के अंदर चला जाता है और तभी एक आदमी यू से टकरा जाता है। वो उसे सॉरी बोलकर आगे जाने लगती है। फिर उसे जोर से भूख लगने लगती है तो वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर अपने लिए बन लेने लगती है और जब पे करने की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट चोरी हो गया है। स्टोर वाले अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हारा वॉलेट चोरी हो गया है तो पुलिस स्टेशन जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। वो कहती है कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होता। स्टोर वाले अंकल उसे धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वो अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मॉम, आप मेरे पैसे कैसे ले सकती हैं? वो मेरी कॉलेज की ट्यूशन फीस थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कॉलेज जाने के लिए। तुम इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? बाद में तुझे शादी ही तो करनी है ना, तो बेहतर है कि अभी से किसी रिच मैन से शादी कर ले। वो बोलती है कि मॉम, वो पैसे मेरे थे, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके बड़ी मुश्किल से जोड़े थे। उसकी मॉम बोलती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारा पैसा मेरा भी पैसा है, तुम कॉलेज जाओ या ना जाओ मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती हैं। बेचारी हमारी यू फूट फूट कर रोने लग जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। फिर वो अपना सामान उठाकर होटल में वेटर की जॉब के लिए अप्लाई करने पहुंच जाती है, जहां होटल का मैनेजर उसे एक प्राइवेट पार्टी में एज अ एंटरटेनर भेजने के लिए बोलता है। वो पहले तो मना कर देती है। मैनेजर उसे कहता है कि ये पार्टी फू ग्रुप्स के सीईओ शुएन की वेलकम में रखी गई है। वो बहुत ही रिच और पावरफुल पर्सन है। मैं तुम्हें इस काम के लिए 10,000 युआन ऑफर करता हूँ। वो सोचती है कि इतने पैसों में मैं अपने कॉलेज की फीस भी दे सकती हूँ, इसीलिए वो उस पार्टी में चली जाती है जहाँ हमारा हीरो फू शुएन बैठा होता है। लेकिन उसे ड्रिंक या लड़कियों में कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने हाथ में हमेशा एक चैंटिंग बीट्स की माला रखता है। उसका असिस्टेंट यू को इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आए। वो जैसे ही उसके पास जा रही होती है तो एक लड़की पैर अड़ा कर उसे गिरा देती है और सारी वाइन शुएन के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। यू 10,000 पैसों का सोचकर उसके सामने रखी हुई ड्रिंक उठाकर पी जाती है और इस ड्रिंक में उस लड़की ने ड्रग्स मिलाया हुआ था क्योंकि वो शुएन को सिड्यूस करना चाहती थी। ये देखकर मैनेजर उसे डांटने लगता है और बोलता है कि ये क्या किया तुमने? तुम कुछ भी सेल करके इस सोट की कंपेंसेशन अमाउंट नहीं दे सकती। अपनी इंसल्ट होते हुए देखकर यू वहाँ से भाग जाती है। वो रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर उसे ध्यान आता है कि वो अपना लगेज वहीं पर छोड़ आई है और उस पर ड्रग्स का असर भी होने लगता है। जैसे ही वो अपना लगेज लेने वापस होटल में पहुंचती है तो शुएन से टकरा जाती है और उसके ऊपर गिरकर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। उसकी यह हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उस ड्रिंक की वजह से हो रहा है जो उसने पी ली थी। वो उसकी ब्यूटी देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। यू उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं फादर नहीं बन सकता हूँ, और नशे की वजह से यू उसे रोक भी नहीं पाती। फिर दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यू की आंख खुलती है तो वो लास्ट नाइट के बारे में सोचकर रिग्रेट कर रही होती है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना पैसा और ना ही इनोसेंस। शुएन वहाँ रेडी होकर आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम उठ गई हो? एक्चुअली यू उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन यू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, इसीलिए वो कॉलेज की फीस पे करने के लिए उसे पैसों की डिमांड करती है। वो सोचता है कि मैं इस लड़की को इनोसेंट समझ रहा था, बट ये तो ऐसी वैसी ही निकली है। वो रूडली उसे अपना गोल्डन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही वो डॉक्टर के रूम से निकल रही होती है तो उसे शुएन का असिस्टेंट वहाँ पर देख लेता है और उसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उस रात होटल में थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शुएन को आकर बताता है कि आपको वो होटल वाली लड़की तो याद होगी, वो प्रेग्नेंट है और उसे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। शुएन बोलता है कि हाँ, तो मैं क्या करूँ? असिस्टेंट कहता है कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपके बेबीज हैं। वो पूछता है कि क्या मैं आपके लिए उस लड़की को पिक करने जाऊँ, और जब फू फैमिली को पता चलेगा कि उनका वारिस आने वाला है तो वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। लेकिन असिस्टेंट उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो खुद ही कॉल करके सबको बता देता है। उसके मॉम डैड उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि वो लड़की हमारी ब्लड लाइन को कैरी कर रही है, तुम जल्दी
से उसे शादी कर लो, हम आज ही उसके घर मैरिज इनविटेशन सेंड करवाते हैं। शुएन कहता है कि मॉम इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को खुद हैंडल कर लूंगा। डैड कहती हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, हम उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो फू फैमिली में आने के लायक भी है या नहीं, हम किसी भी ऐसी वैसी लड़की को हमारी फैमिली में एंटर नहीं होने दे सकते। ये सुनकर शुएन को उसके पैसे मांगने वाली बात याद आने लगती है। दूसरी तरफ हम यू को देखती हैं जो अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। वो अपनी टमी पर हाथ रखकर कहती है कि आई एम सॉरी बेबीज, अभी मामा इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकें, मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह सफर करो। वो डॉक्टर को जाकर अबॉर्शन का कहती है। डॉक्टर बोलती है कि अबॉर्शन से पहले तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। वो डॉक्टर शुएन के असिस्टेंट को कॉल करके बताती है कि वो लड़की अबॉर्शन करने के लिए आई हुई है। जैसे ही ये बात शुएन को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए ऑफिस से निकल जाता है। वहीं यू को उसकी लालची मॉम की कॉल आती है। वो कहती है कि 1 महीना हो गया है, तुमने अभी तक पैसे नहीं भेजे। वो कहती है कि मॉम आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती हो, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? जस्ट बिकॉज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो क्या मुझे आपका प्यार नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे आराम से स्टडी करने का हक नहीं है? उसकी मॉम उल्टा उसे ही सुनाने लग जाती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे सर से स्टडी का भूत कब उतरेगा, यहाँ वापस आकर कोई अच्छी सी जॉब करो और मुझे पैसे सेंड करो, मैंने तुम्हारे भाई को भेजने हैं, वरना मैं तुम्हारे कॉलेज आकर हंगामा करूंगी। वो कहती है कि ठीक है मैं घर आ रही हूँ। उसके जाने के बाद शुएन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन यो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड ऑलरेडी बहुत सारे कैश को काउंट कर रहे थे। वो कहती है कि अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप मुझे क्यों तंग कर रहे थे? मॉम कहती है कि ये तुम्हारा ब्राइड मनी है, तुम जॉब नहीं करना चाहती हो तो ठीक है शादी कर लो, हमने वैंग से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, वो अभी यहाँ पर आता ही होगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मॉम वो तो 50 साल का ओल्ड मैन है। मॉम कहती है तो क्या हुआ, उसने हमें 50,000 UN की ब्राइड मनी दी है। वो शादी करने से मना करने लगती है कि मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं, आप लोग भाई को अच्छी लाइफ देने के लिए मुझे एक ओल्ड मैन के हाथ क्यों बेच रहे हो? उसके डैड उसको एक तमाचा लगा कर कहती हैं कि तुम कैसे अपने भाई के साथ खुद को कंपेयर कर सकती हो, मुंह बंद करके चुपचाप शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। तभी वैंग पुराने कपड़ों में वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ। यू कहती है कि मॉम डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपकी रियल डॉटर हूँ। लेकिन उसके डैड उसे एक थप्पड़ दोबारा से मारते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो जैसे ही उसको धक्का देती है तो उसका बैग नीचे गिर जाता है और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बाहर आ जाती है। वैंग उसे देखकर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे मॉम डैड ने तो कहा था कि तुम प्योर हो, तुम मुझे टच करने से मना कर रही हो जबकि दूसरे आदमी के बेबीज की माँ बनने वाली हो। दूसरी तरफ शुएन को ऑफिस में एक कॉल आती है। वो पर्सन उसे कहता है कि यू नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी, आपने उसे जो गोल्डन कार्ड दिया था उसमें से उसने सिर्फ 8,000 UN अपने कॉलेज फीस के लिए यूज किए हैं और बाकी कार्ड वो ऑफिस के रिसेप्शन पर दे गई है। शुएन सोचता है कि मैंने कितना गलत सोचा उस लड़की के बारे में। इतने में ही असिस्टेंट वहाँ आकर कहता है कि बॉस यू का पता चल गया है, उसकी मॉम पैसों के लिए उसकी शादी किसी ओल्ड मैन से करवा रही हैं, वो अभी अपने होम टाउन में है। ये सुनकर वो कहता है कि जल्दी चलो मुझे यू के पास जाना है। वैंग यू को मारने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मेरी टमी में फू शुएन का बेबी है, अगर तुमने उसके बेबीज को हार्म करने की कोशिश भी की तो फू ग्रुप्स तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर वैंग हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रिच पर्सन का नाम लेकर डरा दोगी? तुम एक वाइल्ड विलेजर गर्ल हो, यहाँ तक कि 50,000 का ब्राइड मनी भी मुझसे जबरदस्ती वसूलने की कोशिश की जा रही है। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स बकवास करने में कितने माहिर हो, वैसे तुम ब्यूटीफुल हो और 50,000 में एक बच्चे के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करना कोई बैड डील नहीं है। यू कहती है कि मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वैंग गुस्से में आकर उसकी टमी पर पंच मारने लगता है तो वो अपनी बेबी को बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और मार मार के बेहोश कर देता है। तभी फू शुएन वहाँ आकर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मिसेस फू को टच करने की। वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? वो बोलता है कि मेरा नाम फू शुएन है, मैं फू ग्रुप्स का प्रेसिडेंट हूँ। वो कहता है कि तुम इस लड़की के लिए आए हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी होने वाली वाइफ है ये, इसके लिए मैंने पूरे 50,000 ब्राइड मनी पे किया है, अब ये मेरी वुमन है। असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ मारता है और फू शुएन कहता है जो इसने मेरी वाइफ की हालत की है इसे 100 गुना ज्यादा इसकी हालत खराब कर दो, मैं इस इंसान को दोबारा देखना भी नहीं चाहता हूँ। उसके गार्ड्स वैंग को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फू शुएन यू को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। यू को हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने सामने फू शुएन को देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से
से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तुम्हें मेरे अबॉर्शन की फीस पे करना होगी। इतने में ही असिस्टेंट भागता हुआ फू शुएन के पास आता है और बोलता है कि बॉस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, वो आपके ही बेबीज हैं। यू गुस्से में कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो। असिस्टेंट कहता है कि भाभी आप गुस्सा मत करो, मेरा नाम लिन है, मैं फू शुएन का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और असिस्टेंट हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ, अगर तुमने मेरे अबॉर्शन की पेमेंट नहीं करनी तो मना कर दो, लेकिन ये ड्रामेबाजी मत करो। असिस्टेंट कहता है कि भाभी आप बॉस को गलत समझ रही हो, वो आपकी और बेबीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो बोलती है कि मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, मैं अभी कॉलेज में हूँ और मेरी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ेगा और वैसे भी मेरी फैमिली के ऊपर बहुत कर्जा है, मुझे उसे उतारना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, फू शुएन कभी भी फादर नहीं बन सकते थे, लेकिन लकीली आप इनसे प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये एक मिरेकल है। अब रिच फैमिली की ब्लड लाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप फ्रीली अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकती हो और बेबीज हो जाने के बाद फ्रीली आप जा भी सकती हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फू फैमिली की होगी। वो फू शुएन से पूछती है कि क्या तुम सच में बच्चों की अच्छी से टेक केयर करोगे, तो वो उसे हाँ में सर हिलाता है। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं जब चाहे अपने बच्चों से मिलने आ सकती हूँ। ये सुनकर फू शुएन और असिस्टेंट दोनों खुश हो जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वो बोलती है कि बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो लोग सिर्फ मेरे भाई को ही प्यार करते हैं और मुझे नहीं। वो बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल करूंगा, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, तुम्हारा खाना पीना कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन अब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो पूछती है कि मेरे कॉलेज का क्या होगा। फू शुएन कहता है कि मैं तुम्हें खुद पिक एंड ड्रॉप करूंगा। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वो थोड़ा लाउड होकर कहता है कि तुम्हारे पास मुझे ना बोलने की ऑप्शन नहीं है, गेट अप एंड चेंज योर क्लोथ्स, और अब तुम मेरे साथ घर चल रही हो। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को फू मैंशन में देखते हैं, जहाँ मेड पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो वो कहता है कि ये मिसेस फू है और ये प्रेग्नेंट है, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और मैडम को इनका रूम दिखाओ। मेड उसे रूम दिखाती है और कहती है कि मैडम आपको कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब पहले से ही ठीक है। उसे वहाँ पे बहुत ही गर्मी लग रही होती है तो वो एसी ऑन करने वाली होती है, फिर सोचती है कि फू शुएन का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ जाएगा, अभी ऐसा नहीं करती हूँ और रात को जरूरत होगी तो एसी ऑन कर लूंगी। फू शुएन के पेरेंट्स यू से मिलने आते हैं। मॉम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। वो कहती हैं कि तुम अब फू फैमिली में हो, चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आते हैं। वो कहती है कि नो थैंक यू आंटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे मॉल लेकर चली जाती हैं, जहाँ वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है और एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आती है। फू शुएन उसे देखता ही रह जाता है और मॉम एक के बाद एक चीजें उसके लिए ले रही थी। वो सोचती है कि ये आंटी कितनी अच्छी हैं, मेरी मॉम ने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया है। वो घर वापस जाते हुए फू शुएन की मॉम को थैंक यू बोलती है, तो वो कहती है कि शॉपिंग का बिल फू शुएन ने पे किया है, तुम्हें अगर थैंक यू बोलना है तो उसे बोलो। तो वो उसे कहती है कि थैंक यू मास्टर। मॉम कहती है कि तुम इसे नाम से बुलाया करो, ये तुम्हारा पार्टनर है, कोई मास्टर नहीं है। घर आकर भी मॉम उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती हैं और साथ ही साथ फू शुएन उसकी पर्सनल नीड्स के लिए उसे अपना गोल्डन कार्ड देता है, जिसे लेने से यू मना करने लगती है, लेकिन फू फैमिली इतने प्यार से इंसिस्ट करती है तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता था। यहाँ उसकी लाइफ एकदम हैप्पी फेरी टेल जैसी हो रही थी। फिर यू शुएन से कहती है कि मैं कल से कॉलेज जाना स्टार्ट करूंगी, तो उसके लिए वो उसे हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम यू को क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास की कुछ लड़कियाँ उसे देखकर बातें कर रही होती हैं कि इसकी ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, ये तो पुअर लड़की है, ब्रांडेड कपड़े ये कैसे अफोर्ड कर सकती है, उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। तो वो कहती है कि लगता है इसने कोई ओल्ड रिच मैन को फंसाया हुआ है। वो उसका पीछा करके बुली करने लगती हैं और उसके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करती हैं, जिससे उसकी ड्रेस भी फट जाती है। अब शाम में जब फू शुएन उसे पिक करने आता है तो वो उसे देखकर पूछता है कि ये क्या हुआ। वो सोचती है कि अगर मैंने इन्हें बुली करने वालों के बारे में बता दिया तो वो मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देगा, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब घर आने के बाद कॉलेज की बुलिंग वाले इंसिडेंट को याद करके हमारी यू की हालत बहुत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि ये स्ट्रेस की वजह से इनकी हालत हो गई है। शुएन उसे पूछने की ट्राई करता है और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस हालत में सिर्फ अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम कॉलेज ड्रॉप कर दो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार उसे ही कहने लगती है। फिर गुस्से में दूसरी साइड पर फेस करके सो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में वो तीनों लड़कियां उसे फिर से बुली करने लगती हैं। उसे वोमिट जैसा फील होने लगता है तो वो लड़कियां उसे कहती हैं कि हमें लगता है कि तुम किसी रिच ओल्ड मैन से प्रेग्नेंट हो गई हो, वो तुम्हें बेबी के बदले में पैसे दे
दे रहा होगा, उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है, तो वो खुद को उन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से भागकर स्टेयर्स पर बैठ जाती है, जहाँ उसे टाइम का पता नहीं चलता और उसे यहाँ पर बैठे हुए रात हो जाती है। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई जब कॉलेज के बाहर आती है, लेकिन उसे शुएन की कार कहीं भी नजर नहीं आती। फिर वो ऐसे ही रोड पर चलने लगती है और सोचती है कि मैंने आज शुएन को हर्ट किया है, वो मुझसे नाराज होगा, वो भी मुझे छोड़ देगा और इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। ये सोचकर वो नीचे बैठकर रोने लगती है। इतने में ही शुएन वहाँ पर आकर उसे हक करते हुए कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। वो उसे कहती है कि मैं कॉलेज ड्रॉप करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख सकती हो और मैं हूँ ना तुम्हारी केयर करने के लिए। तो वो कहती है कि स्टडी का प्रेशर टू मच है, इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकती। शुएन उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा सारा लगेज हॉस्टल से घर पर शिफ्ट करवा देता हूँ। वो कहती है कि ओके मास्टर। शुएन बोलता है कि मैंने बोला ना कि मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ मैं। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर वॉक करने लगते हैं। पीछे से वो लड़की साथ में उनकी फोटोज ले लेती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो मॉम डैड यू की बहुत अच्छे से केयर करने लगते हैं। उन्हें देखकर यू बहुत ही इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि इतनी केयर तो कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं की। शुएन भी उसके पैरों का मसाज करता है, जिससे वो स्ट्रेस फ्री होकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि उन लड़कियों ने उसकी पिक्स को वायरल कर दिया होता है और सब लोग उसके कैरेक्टर को बुरा भला कह रहे होते हैं, जिससे वो डिप्रेस्ड हो जाती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने वैंग से शादी भी तोड़ दी है और हमें पिछले 2 महीने से एक पैसा भी नहीं भेजा। शादी से पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो पैसे, मुझे तुम्हारे भाई को भेजने हैं, वरना मैं तुम्हारे कॉलेज आकर बहुत हंगामा करने वाली हूँ। यू बहुत ही हिम्मत करके कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, आपको जो करना है वो कर लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और विंडो के पास खड़ी होकर सोचने लगती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग मुझे बुली क्यों कर रहे हैं। वो मेड से कहती है कि मेरा मूड ऑफ है, मैं बाहर वॉक करने के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मेड उसे कहती है कि बाहर बहुत ही ठंड है, आपको सर्दी लग सकती है। इतने में ही शुएन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं वॉक करने के लिए तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यू की मॉम उसके कॉलेज पहुँच जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। वो तीनों लड़कियां उसकी मॉम के पास आकर उसे कहती हैं कि आपकी बेटी किसी रिच ओल्ड मैन से प्रेग्नेंट हो गई है, वो अब उसकी मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ रहती है। ये सुनकर उसकी मॉम सोचती है कि वो हम लोगों को छोड़कर खुद ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी सकती है, मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी। वो उसे कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, तुम कॉलेज के नाम पर क्या कर रही हो, तुम एक नंबर की बेशरम हो, ओल्ड मैन के बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम। अगर तुमने मेरे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर नहीं किए तो मैं वहाँ आकर तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगी। वो मॉम से अपना पीछा छुड़वाने के लिए अपने कार्ड में 20,000 ट्रांसफर कर देती है। पैसे मिल जाने के बाद मॉम डैड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखती हैं कि ये तो सिर्फ 20,000 हैं, तो मॉम कॉल करके उस पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने क्या मुझे भिखारी समझा है, मुझे पूरे 2 मिलियन चाहिए, मैं तुम्हें आज शाम तक 7 बजे का टाइम देती हूँ, वरना तुम और वो ओल्ड मैन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो उसे बहुत ब्लैकमेल करने लगती है। यू बहुत ही घबरा जाती है और शुएन को कॉल करके रोने लगती है। शुएन अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर उसके पास आ जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें किसने बुली किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो उसे किस करने लगता है तो वो कहती है कि क्या तुम सच में फू शुएन हो जिससे सब लोग डरते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं वो फू शुएन नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डैडी बनना है और ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बुली किया है, वरना मैं तुम्हें दोबारा से किस कर लूंगा। वो उसे बताती है कि मेरी मॉम ने मुझसे 2 मिलियन की डिमांड की है, वरना वो मेरी इमेज खराब करने की धमकी दे रही हैं। उन्हें बस मुझसे पैसे चाहिए, उन्हें मेरे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्कूल में 3 लड़कियों की गैंग है जो मुझे बुली करती है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम बहुत ही बिजी रहते हो, मुझे तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। शुएन भी उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, आज जो भी ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस रात मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आया होता तो तुम्हारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। यू कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा रिश्ता बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है जो डिलीवरी के बाद खत्म हो जाएगा। और मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं तुम्हारी काइंडनेस को फ्यूचर में जरूर रिप्लाई करूंगी। वो उसे समझा बुझाकर अपने रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देता है और अपने असिस्टेंट को यू की फैमिली और कॉलेज वाली लड़कियों को सबक सिखाने का कहता है। असिस्टेंट अपने स्पेशल सिक्योरिटी टीम के साथ यू की फैमिली और कॉलेज वाली लड़कियों को किडनैप करके एक ओल्ड बिल्डिंग में ले आते हैं। वो
सभी पूछते हैं कि कौन हो तुम और हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुमने यू मैडम को बुली क्यों किया है। वो लड़की कहती है कि तुम उस पुअर को मैडम क्यों बोल रहे हो। असिस्टेंट बोलता है कि तुम मुझसे ये सवाल करने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हो। वो लोग मार मार के उन सब की हालत खराब कर देते हैं। शुएन यू के पास आकर कहता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। वो उसे ओल्ड बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ वो लोग पहले से रखे हुए थे। वहाँ जाते ही उसे वोमिट की फीलिंग होने लगती है। शुएन उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहता था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, बस मुझे ब्लड की स्मेल से वोमिट आ रही है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करो, मेरी लेडी को यहाँ पर वोमिट आ रही है। गार्ड्स उन लोगों के फेस पर स्लैप करते हैं। मॉम नील डाउन होकर माफी मांगने लगती है कि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, प्लीज हमें माफ कर दो और इन लोगों से कह दो कि हमें यहाँ से जाने दें। शुएन उससे पूछता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, तो वो उसे हाँ कहती है। वो इन तीनों लड़कियों की फैमिली के बारे में बताता है कि मैंने इनकी फैमिली को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कुछ लोग जेल के पीछे हैं तो कुछ लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। वो तीनों लड़कियां अपनी गलती के लिए यू से माफी मांगती हैं। अब ये देखकर यू रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इस एक्शन से बहुत ही इमोशनल हो गई हूँ, कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। वो शुएन से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की असली डॉटर नहीं हूँ, मुझे वहाँ हमेशा आउटसाइडर फील होता था और न ही मैं उन लोगों की जैसी दिखती हूँ। क्या तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवाने में मेरी हेल्प करोगे। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगी, तुम्हें मेरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की हालत खराब होने लगती है। वो कहती है कि ये तो टू मच हो गया है। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लेटकर आराम से सोना चाहता हूँ। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शुएन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाकर देता है। वो रिपोर्ट लेकर डायरेक्ट यू के पास जाता है। रिपोर्ट में डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया होता है। यू कहती है कि मुझे शुरू से ही पता था कि ये लोग मेरे रियल फैमिली नहीं हो सकती, उन्होंने बहुत ही मिसबिहेव किया है मेरे साथ। क्या तुम मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। शुएन अपने लोगों को हॉस्पिटल भेजता है और वो यू के फेक मॉम डैड से जाकर पूछते हैं कि हमारी मैडम की बायोलॉजिकल मॉम डैड कहाँ पर हैं। पहले तो मॉम किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं देती। असिस्टेंट फिर से उसे थप्पड़ मार के पूछता है। फेक मॉम कहती है कि प्लीज मुझे मारो मत, मैं तुम्हें बताती हूँ। 20 साल पहले मेरा बेबी डेड पैदा हुआ था। मुझे मेरी मदर इन लॉ का डर था कि कहीं वो मुझे बैड लक ना समझ ले, इसीलिए मैंने साथ वाले रूम में जो लेडी थी उसका बेबी चुरा लिया था। असिस्टेंट उसे पूछता है कि कौन है मैडम के असली पेरेंट्स। तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना याद है कि वो सिटी हॉस्पिटल था। असिस्टेंट सारी इन्वेस्टिगेशन करके शुएन के पास पहुंच जाता है। शुएन बहुत ही करेज करके यू को बताता है कि 5 साल पहले उसके दोनों पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनकर यू बहुत ही टूट जाती है। वो बोलती है कि कितनी अनलकी हूँ मैं, एक बार अपने रियल पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाई। शुएन के मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, आज से हम लोग तुम्हारे मॉम डैड हैं। मॉम कहती हैं कि मैं जानती थी कि वो लोग बहुत अच्छे थे, काइंड हार्टेड और हेल्पिंग नेचर वाले, लेकिन यू तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, इन्हें हैप्पी रखने का ट्राई करना होगा। होश में आने के बाद यू कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। वो उसकी बात मानकर उसे मॉम डैड की ग्रेव पर ले जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आई एम सॉरी मॉम डैड, जब आप जिंदा थे तो मैं आपसे मिल भी नहीं सकी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे ट्विंस बेबी होने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे तो मैं आपसे मिलवाने के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आऊंगी। अब शुएन और यू कॉन्ट्रैक्ट कपल से रियल कपल बन जाते हैं। फिर यू शुएन को थैंक यू कहती है और बोलती है कि आपने जो मेरे फेक मॉम डैड को पनिशमेंट दी है वो उनके गुनाहों के आगे बहुत ही छोटी है, मैं उन्हें फिर से पनिश करना चाहती हूँ। वो दोनों फिर से उस ओल्ड बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ उसके फेक मॉम डैड पहले से ही बैठे होते हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। तो मॉम कहती हैं कि तुम लोग हमें यहाँ फिर से क्यों लेकर आए हो। वो यू को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि सालों से तुम्हारी देखभाल की है मैंने और अपने रियल चाइल्ड की तरह तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। डैड भी कहती है कि मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, स्कूल कॉलेज की फीस दी है। यू कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, पूरी लाइफ मैं स्टोर रूम में रही हूँ और हमेशा मैंने तुम लोगों का बचा खुचा ही खाया है और मैं टीन एज से ही जॉब कर रही हूँ, यहाँ तक कि जो मैंने पैसे इतनी मुश्किल से कमाए थे वो भी तुम लोग मुझसे छीन लेते थे। पैसों के लिए मुझे ओल्ड मैन को बेच दिया था तुम लोगों ने और मुझे सब पता चल गया है कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। वो मॉम से पूछते हैं कि यू क्या कह रही है। मॉम बोलती हैं कि नहीं ये सच कह रही है, हमारी डॉटर डेड पैदा हुई थी, मैंने किसी और के बेबी को चुराया था। ये सुनकर डैड मॉम को गालियां देने लगते हैं कि तुम एक चीटर हो, इतने
सालों से तुमने मुझे चीट किया है। डैड बोलती हैं तो क्या हुआ अगर हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, फिर भी हमने तुम्हें इतने सालों से खिला पिलाकर बड़ा किया है। असिस्टेंट पूछता है कि मैडम क्या मैं इन लोगों की जबान काट दूं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही हैं। वो कहती है कि ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ। वो नाइफ लेकर उनके पास पहुँच जाती है। मॉम डैड आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर शोएन आकर उन्हें एक एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है और एक दिन यू अपने हाथों से केक बनाकर शोएन के पेरेंट्स को टेस्ट करवाती है, जो उन्हें बहुत ही पसंद आता है। मॉम अपने बेटे और यू की रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहती थी। अब उन्हें यू एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ लगने लगी थी। वो चाहती थी कि वो दोनों कभी डिवोर्स ना लें, इसीलिए वो यू को कहती हैं कि क्या ये केक तुम शोएन को टेस्ट करवाना नहीं चाहती हो, तो चलो मैं तुम्हें उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट सीन में यू केक लेकर शोएन के ऑफिस पहुँच जाती है। शोएन एक अर्जेंट मीटिंग में होता है। यू उसे कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमारा हीरो अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके अपनी वाइफ को रिसीव करने पहुँच जाता है, जहाँ वो भी खुद को देख रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि मेरा मेकअप ठीक है या नहीं। शोएन वहाँ आकर उसको अपनी जैकेट से कवर करने लगता है और बाद में प्यार से उसे अपने ऑफिस में ले आता है। यू कहती है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत होना, मैं खुद यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, वो तो मॉम मुझे जबरदस्ती ले आई हैं। वो उसे किस करके कहता है कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर वो उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। फिर उसका बनाया हुआ केक टेस्ट करता है, जो उसे बहुत ही यमी लगता है। ऑफिस के सभी लोग इन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि बॉस की वाइफ बहुत ही प्रेटी है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू 2 ट्विंस गर्ल को बर्थ देती है। शोएन के मॉम डैड असिस्टेंट को थैंक यू कहते हैं क्योंकि वही इस लव स्टोरी का रियल क्यूपिड था। उस नाइट वही शोएन को जबरदस्ती अपने साथ क्लब लेकर गया था, जहाँ हमारे हीरो हीरोइन की फर्स्ट मुलाकात हुई थी। शोएन अपने बेबीज को देखकर कहता है कि मॉम मेरे बेबी बहुत ही वीक हैं, इनके फेस पर रिंकल्स हैं। मॉम कहती है कि शट अप, सभी बेबीज ऐसे ही होते हैं। फू फैमिली बहुत ही खुश हो रही थी। घर आकर यू बेबीज को सुलाकर नैनी को दे देती है, फिर खुद बड़े मजे से फोन चलाने लगती है। शोएन उसके पास आकर कहता है कि फोन ज्यादा जरूरी है या मैं? वो उसे किस करते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स तुम हनी, मैं अपने बेबीज को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। क्या हम रियल कपल बन सकते हैं? ये सुनकर तो शोएन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो तो यही सब चाहता था। वो यू को हाँ कह देता है और यू खुश होकर उसे गुड नाइट किस करके सो जाती है। शोएन तो एक किस से ही शाय होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम फू फैमिली की पार्टी देखते हैं, जहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। उसका नाम चिन होता है। वो शोएन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो पार्टी में उन दोनों के क्लोज आने की ट्राई करती है और वो यू से कहती है कि मैं शोएन की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वैसे तुम लोगों की शादी और बेबी को ज्यादा ही जल्दी हो गई है, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। बाय द वे तुम लोग कैसे मिले? ये क्वेश्चन सुनकर यू गहरी सोच में पड़ जाती है कि वो सबको कैसे बताएगी। शोएन उसको कवर करने के लिए इधर उधर की बातें करने लग जाता है। शोएन यू से कहता है कि तुम्हारी 1 साल की पढ़ाई वेस्ट हो गई है, आई थिंक अब तुम्हें फिर से कॉलेज कंटिन्यू करना चाहिए। वो यू का फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट करवा देता है और कोई यू को बुली ना कर सके, इसीलिए कुछ गार्ड्स को भी एज अ स्टूडेंट उसकी क्लास में भेज देता है, ताकि वो हर टाइम यू को प्रोटेक्ट कर सके। वो कॉलेज के बाद शोएन से मिलने ऑफिस जाती है, लेकिन उसकी चेयर पर चेन बैठी होती है। यू गुस्से में कहती है कि ये मेरे हस्बैंड की चेयर है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो। तो वो बोलती है कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, स्टार्टिंग से हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। वो कहती है कि मेरे लिए ये बिग डील है, क्योंकि अब बचपन खत्म हो गया है, सो बेटर होगा कि अब तुम भी बड़ी हो जाओ। चिन उसे नीचा दिखाने के लिए पूछती है कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था कि तुम और शोएन कैसे मिले थे। वो फिर से चुप हो जाती है। चिन कहती है कि मुझे सब पता है, तुम उसके साथ जबरदस्ती नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो गई थी, ताकि तुम एक रिच फैमिली में आ सको। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो शॉर्टकट लेकर रिच बनना चाहती हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर यू को उसकी डर्टी इंटेंशंस पर शक हो जाता है कि वो यहाँ पर उसके हस्बैंड को उसे छीनने आई है। वो कहती है कि मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तो बेटर होगा कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो। इतने में ही वहाँ पर शोएन आ जाता है और उसे देखकर चिन क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि यहाँ तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट पर डील करने आई हूँ। वो उसे कहता है कि जो भी बात करनी है मीटिंग रूम में चलकर करो, पर्सनल कैबिन में विदाउट परमिशन आने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं और उधर यू उसकी चेयर पर बैठकर देख रही होती है कि वो चिन की बच्ची यहाँ बैठकर क्या फील कर रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर सोफा पर बैठ जाती है। शोएन लंच लेकर वापस कैबिन में आता है। जैसे ही वो चेयर पर बैठने वाला होता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है कि यहाँ नहीं बैठो, वो चिन की बच्ची यहाँ पर बैठी हुई थी। वो समझ जाता है कि मैडम का पारा जेलेसी में काफी हाई फाई हो गया है। वो सोफे पर जाकर उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर
दोनों साथ में लंच करते हैं। शुएन अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम किसी को भी मेरे रूम में जाने नहीं दोगे सिवाय मैडम के। वो उसे अपने रूम का सारा फर्नीचर चेंज करने के लिए भी कहता है बिकॉज हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। वो यू का ट्रस्ट जीतने के लिए रजिस्टर मैरिज करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर आ जाता है। वो घर आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट मॉम डैड को दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि अब वो लीगल मैरिड कपल बन गए हैं। कॉलेज में यू के अच्छे ग्रेड्स और पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ और गर्ल्स गैंग को प्रॉब्लम होने लगती है। वो लड़कियां उसको सबक सिखाने के लिए किडनैप कर लेती हैं। वो लड़की जिन की सिस्टर होती है वो यू को पुअर वीक पर्सन समझकर बुली करने लगती है। जिन को जैसे ही पता चलता है कि मेरी सिस्टर ने फू शुएन की वाइफ को किडनैप कर लिया है तो वो उसे कॉल करके कहती है कि इस लड़की को हाथ भी मत लगाना वरना हमारी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन उसकी सिस्टर अपनी पावर एंड मनी के आगे यू को कुछ भी नहीं समझती और उसे स्लैप मारने लगती है। इतने में ही वहाँ पर चिन पहुँच जाती है और साथ में वो शुएन को भी बता देती है कि मेरी सिस्टर को कोई गलतफहमी हो गई थी, उसने बाय मिस्टेक तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सही सलामत तुम्हारी वाइफ को लेकर आऊंगी। वो अपनी सिस्टर को स्लैप मारकर यू को वहाँ से लेकर फू मेंशन आ जाती है, जहाँ फू फैमिली के मेंबर्स बहुत ही गुस्से में होते हैं। शुएन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को किडनैप करने की, अब तुम्हारी फैमिली को इसके लिए पे करना पड़ेगा। वो चिन की सिस्टर को कहता है कि इन्हीं हाथों से तुमने मेरी वाइफ को मारा है ना, मैं तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगा। वो लोग तो बहुत ही डर जाते हैं और चिन कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को जाने दो। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें चिन फैमिली के 30% शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। और फिर अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए वो ये कंडीशन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चिन सोच रही होती है कि एक नॉर्मल सी लड़की के चक्कर में शुएन ने मेरे साथ ऐसा किया है, यू से अपना बदला लेकर ही रहूंगी मैं। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम यू और फू फैमिली से रिवेंज लेना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि क्या तुमने कभी बेरेंट फैमिली का नाम सुना है। चिन कहती है कि ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही पावरफुल हैं, किसने नहीं सुना होगा उनके बारे में। वो लड़की कहती है कि तुमने सही कहा, मैं करंट हेड वुमन हूँ बेरेंट फैमिली की। और ये लड़की वही होती है जिसने पहले यू को कॉलेज में बुली किया था और अब वो वापस आ गई होती है यू और शुएन से बदला लेने के लिए। चिन यू से नफरत तो करती है लेकिन वो कभी भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बुरा नहीं चाहती, इसीलिए वो शुएन को फोन करके बता देती है कि नाना नाम की लड़की टोक्यो की बेरेंट फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई है और वो यू से बदला लेने के लिए चाइना वापस आ गई है। ये सुनकर शुएन यू की सेफ्टी के लिए वरिड हो गया होता है और कहता है कि मुझे पहले ही नाना का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए था, अब वो पावरफुल बनकर हमें तंग करने आ गई है। यू उसे एक आइडिया देती है और वो आइडिया क्या है हमें स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में यू एक दिन कॉलेज से घर वापस आ रही होती है, तभी कुछ लोग पकड़कर उसे किडनैप करके टोक्यो ले आते हैं। नाना चाहती थी कि यू उसके सामने माफी मांगे, पर होता इसका उल्टा है। नाना के हस्बैंड उसे कॉल करके कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नाम खराब हो रहा है। फू फैमिली ने हमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, हम बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसका रिच हस्बैंड भी अब पुअर बनकर उसे छोड़ देता है। वो उसे कहती है कि ये सब तुमने खुद किया है ना। यू कहती है कि ऑफ कोर्स, वरना तुम जैसी डम तो प्लान भी नहीं बना सकती सही से। नाना गुस्से में यू पर अटैक करने जाती है कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड पहुँच जाता है जो यू को प्रोटेक्ट करता है। और वो आदमी यू का फेस देखकर सोचता है कि इसका फेस तो मेरी आंटी से मिलता है, आई थिंक ये मेरी आंटी की डॉटर है। यू हॉस्पिटल में एडमिट होती है और शुएन उसके पास आकर उसकी केयर करने लगता है। तभी नाना के हस्बैंड एक ओल्ड मैन को लेकर वहाँ पर आ रहे होते हैं। वो उसे बोलता है कि मेरी डॉटर तो 20 साल पहले मर गई थी, तो ये लड़की मेरी डॉटर कैसे हो सकती है। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो यू को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यू का फेस बिल्कुल उसकी वाइफ से मिलता था। नाना का हस्बैंड कहता है कि अंकल डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है, यू का डीएनए आपसे मिलता है। ये सुनकर यू पूछती है कि क्या आप सही में मेरे डैड हो। शुएन कहता है कि फादर इन लॉ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू जब पैदा हुई थी तो किसी लेडी ने आपकी बेटी को अपनी मरी हुई बेटी के साथ एक्सचेंज कर दिया था। ये सुनकर वो यू के लिए इमोशनल होती हैं कि तुमने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया होगा। वो शुएन को डांटने लगती है कि मेरी डॉटर सिर्फ 20 साल की है और तुम 32 साल के ओल्ड मैन हो। यू कहती है कि डैड, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ और मेरे पास ट्विंस बेबीज भी हैं। वो उसे पूछती है कि चाइना में तो आपकी डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी ना, यही न्यूज हमें पता चली थी। तो वो उसे बताती हैं कि कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे, इसीलिए वो दूसरे सिटी में आकर न्यू आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। अब फिर आगे क्या होना था। यू के डैड और उसके हस्बैंड उसकी सेफ्टी के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं कि यू अब ज्यादा किसके पास सेफ रहेगी। शुएन यू से पूछता है कि अब तुम्हारे असली डैड मिल चुके हैं, तो अब तुम्हारा ग्रैंड वेडिंग के बारे में क्या ख्याल है। यू भी उसे हाँ बोल देती है।
लास्ट में हम अपने हीरो हीरोइन को ब्यूटीफुल ग्रैंड वेडिंग में देखते हैं। यहाँ सभी लोग उनके लिए बहुत खुश हो रहे थे। इसी के साथ ही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।